तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना। तो अगर हम एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, तो जो सारा बायोडाइवर्सिटी है ना उसके डाटा को जो कंपाइल करता है दैट इज आईयूसीएन। आईयूसीएन जो है वो सारे डाटा को कंपाइल करता है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये सारा डाटा को कंबाइन करता है, ठीक है। तो आईयूसीएन ने 2004 में डाटा कंपाइल किया, ठीक है। एज पर 2004 डाटा ऑफ आईयूसीएन जो एनसीईआरटी कोट करता है, देयर आर मोर देन 1.5 million species of plants and animals are there on planet Earth, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने लिविंग वर्ल्ड में किया था 1.7 to 1.8 11th में मिलियन, लेकिन यहां पे एनसीईआरटी 12th में लिखता है मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज, ठीक है। तो इतने स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स के आईयूसीएन के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन कितने स्पीसीज ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितने प्रेजेंट हैं ऑन प्लैनेट अर्थ, तो इसको कैसे, ये नंबर कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया। इन्होंने कहा कि जो हमारा टेम्परेट एरिया है, यहां पे जो हमारा इन्वेंट्री है वो कंप्लीट है, मोर और लेस कंप्लीट है, ओके। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन का कि क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे आप नंबर बोलिएगा, ठीक है। दोनों चॉइस नहीं होगा, मोर देन 1.5 मिलियन और 1.7 टू 1.8 मिलियन नहीं होगा। तो अब कितने स्पीसीज जो हैं वो प्लैनेट अर्थ पे हैं, इसके लिए लोगों ने एजुकेटेड गेस लगाना शुरू किया, कितने हो सकते हैं। कैसे किया इन लोगों ने, इन्होंने कहा कि जो टेम्परेट एरिया है हमारा, टेम्परेट एरिया में इन्वेंट्री इज मोर लेस कंप्लीट, ठीक है। मतलब हमने करीब करीब सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज को आइडेंटिफाई कर लिया है। और जो ट्रॉपिकल एरिया है, हियर लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज is yet to be discovered, ठीक है। लार्ज नंबर स्पीसीज हमें स्टिल ढूंढना है। और जो इंसेक्ट है, इट इज मोस्ट एक्सप्लोर्ड ग्रुप ट्रॉपिकल एरिया में, इंसेक्ट जो है दैट इज मोस्ट एक्सप्लोर्ड ग्रुप। तो इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट लोगों ने एक्सट्रापोलेशन ऑफ डाटा किया, किस बेसिस पे, एक्सट्रापोलेशन ऑफ डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल एरिया स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, प्लस मोस्ट एक्सप्लोर्ड ग्रुप दैट इज इंसेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो, साधारण शब्दों में समझो। इन्होंने कहा कि भाई हर 10 एनिमल में, ठीक है, 7 इंसेक्ट हैं। अगर आप 10 एनिमल ढूंढ रहे हो तो 7 उसमें इंसेक्ट होंगे, ठीक है। प्लस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप डिस्कवर कर रहे हो उसमें 70% एनिमल है, 22% प्लांट है, बाकी सब दूसरे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर इंसेक्ट मोस्ट एक्सप्लोर्ड ग्रुप है और हमने इतना नंबर ऑफ इंसेक्ट अगर डिस्कवर कर लिया है, तो करस्पॉन्डिंगली अगर मान लीजिए हमने 7 इंसेक्ट डिस्कवर कर लिया, ठीक है,
और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सिर्फ एक और एनिमल मिला है, तो हमें पता है कि 2 एनिमल और होने चाहिए, क्योंकि 10 तभी होगा जब 3 अदर एनिमल होंगे। तो अगर हमारे पास 7 इंसेक्ट है तो एक डिस्कवर के 2 और होने चाहिए। इसी को कहते हैं एक्सट्रापोलेशन ऑफ डाटा, कि हमने किसी को बेसिस बना के डाटा को एक्सट्रापोलेट किया स्टैट्स यूज करके, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से। ठीक है, तो उन्होंने एक्सट्रापोलेशन ऑफ डाटा किया। कुछ एस्टिमेट का ये मानना है, जो कि साइंटिफिक नहीं है, कुछ एस्टिमेट ये कहता है कि देयर आर 20 to 50 million species of plants and animals are there on planet Earth, कुछ का मानना है। लेकिन जो मोर कंजर्वेटिव और मोर साइंटिफिक स्टडी है, जो सबसे ज्यादा भरोसे के लायक है, दैट वाज गिवन बाय रॉबर्ट मे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे देयर आर 7 million species of plants and animals on planet Earth। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार आया था। ठीक है, कि कितना किसने एस्टिमेट किया, दैट इज रॉबर्ट में 7 million स्पीसीज है। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो फिर से इसको समझो, ध्यान से सुनना। IUCN के 2004 के डाटा के हिसाब से वी हैव more than 1.5 million species of plants and animals on planet Earth। ठीक है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। ठीक है, टेम्परेट एरिया में हमारा इन्वेंटरी कंप्लीट है, जबकि ट्रॉपिकल एरिया में हमें भी बहुत सारे स्पीसीज को ढूंढना है। प्लस जो ट्रॉपिकल एरिया है उसमें जो मोस्ट एक्सप्लोर्ड ग्रुप है दैट इज इंसेक्ट। तो इन्होंने क्या किया, ट्रॉपिकल टेम्परेट स्पीसीज रिचनेस और मोस्ट एक्सप्लोर्ड ग्रुप दैट इज इंसेक्ट को बेसिस बना के डाटा को एक्सट्रापोलेट किया। और डाटा एक्सट्रापोलेशन से कुछ जो एक्सट्रीम एस्टिमेट है उसके हिसाब से देयर आर 20 to 50 million species of plants and animals are there on planet Earth. But according to most scientific and conservative estimate which is provided by Robert May, we have approximately 7 million species of plants and animals on planet Earth। ये समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? चलिए लिखिए इसको, नहीं आएगा दोबारा समझा दूंगा। राइट डाउन। according to IUCN 2004 data, according to IUCN 2004 data, in bracket write down International Union for Conservation of International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, International Union for Conservation of Nature and Natural Resource, there are more than 1.5 million species of there are more than 1.5 million species of plants and animals present on planet Earth, but large number of species are yet to be discovered and named. Large number of species are yet to be
discovered and named. Next one लिखिए. In temperate area, inventory is more or less complete. In temperate area, inventory is more or less complete, whereas in tropical area, large number of species are yet to be discovered and named. Yet to be discovered and named. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Insects are most explored group. Insects are most explored group. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. On the basis of temperate and tropical area richness, species richness, on the basis of temperate and tropical area species richness, and most explored group that is insecta, data is extrapolated ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. According to some estimate, 20 to 50 million species of plants and animals are present on planet Earth. But according to most conservative and scientific study, provided by Robert May, according to most conservative and scientific study provided by Robert May, there are 7 million species of plants and animals present on planet Earth. मतलब किसी चीज को बेसिस बना के, ठीक है दीप, किसी चीज को बेसिस बना के कि भैया
10 एनिमल में से 7 इंसेक्ट होते हैं। तो अगर हमें 7 इंसेक्ट मिल गए, हमने डिस्कवर कर लिया, तो 3 और एनिमल मिलने चाहिए। अगर हमें 3 एनिमल नहीं मिल रहा है और एक ही मिला, तो हमें 2 और मिलने चाहिए। दिस इज एक्सट्रापोलेशन ऑफ डाटा। टोटल डाइवर्सिटी का 70% एनिमल है और 22% प्लांट है। ठीक है, तो अगर हमें 70% एनिमल मिल गया है और 18% ही प्लांट मिले, तो 4% और प्लांट होंगे। दैट इज एक्सट्रापोलेशन ऑफ डाटा। समझ में आया? ना रेड, out of the total diversity, out of the total diversity, 70% is animal, 70% is animal, and 22% is and 22% is plant, which includes algae, fungi, pteridophyte, gymnosperm, algae, fungi, gymnosperm and angiosperm. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। among animal among animal insect is largest group, insect is largest group, that is out of ten animal, out of 10 animal, 7 are insect. 7 are insect. 7 are insect. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। टोटल नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज, total number of fungi species is more than total number of fungi species is more than combined number of fishes, amphibians, fishes, amphibians and FARM, fishes, amphibians, reptile and mammals. Fishes, amphibians, reptiles and mammals. ये 3 पाई चार्ट है, ठीक है।
ये 3 जो है ये पाई चार्ट है, ठीक है। ये इनवर्टिब्रेट का है, इसे क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आएगा। ये वर्टिब्रेट का है, ये प्लांट्स का है, इसको बना लो जल्दी से। सबका हो गया ना? मौलिक हो गया तुम्हारा? जिम्नोस्पर्म इसमें नहीं, जिम्नोस्पर्म का नंबर बहुत माइन्यूट है स्पीसीज के, इसलिए नहीं इसको इसमें करते हैं, ठीक है ना। ये जो डाइवर्सिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, इस डाइवर्सिटी में वी डू नॉट इंक्लूड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऐसा पूछा जाता है क्यों माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है? इसलिए माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, पहला इसका रीजन ये है कि कन्वेंशनल टैक्सोनॉमिकल मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल टू माइक्रोब्स। जो हम लोग टैक्सोनॉमी में यूज करते हैं मेथड, वो माइक्रोब पे अप्लाई नहीं कर सकते, पहला। दूसरा जो रीजन है इसका, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर डिफिकल्ट टू कल्चर। आप आसानी से उसको कल्चर नहीं कर सकते। तो कहता है कि अगर बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को यूज किया जाए स्पीसीज को डिटरमाइन करने के लिए, अगर हम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया यूज करें फॉर डिटरमाइनिंग स्पीसीज, देन नंबर ऑफ माइक्रोब्स विल अलोन रन इन मिलियंस। मतलब मिलियंस तो माइक्रोब्स की ही स्पीसीज होंगे। राइट डाउन this number, write down this number do not include, write down this number do not include diversity at the level of microbe. This number do not include diversity at the level of microbe because first, conventional taxonomical methods, because first conventional taxonomical methods are not applicable to microbes. Conventional taxonomical methods are not applicable to microbes. Second, most of the microbes are difficult to culture. Most of the microbes are difficult to culture. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। if biochemical and molecular criteria, if biochemical and molecular criteria is used for determining species, then number of microbial species will alone run in millions. The number of microbial species will alone run in millions. ठीक है, लिख लिया? सबने लिख लिया ना? अब देखो, अब इंडिया का एस्पेक्ट देखें, इंडिया का क्या सीन है। अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड का ओनली 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है। पूरे वर्ल्ड का लैंड मास अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड का, तो इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ वर्ल्ड, बट इट अकाउंट्स फॉर 8.1% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी। जो पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है उसका 8.1% जो है इंडिया में है।
and that's why India is one of the 12 mega diversity center of the world. 12 मेगा डाइवर्सिटी सेंटर है वर्ल्ड में, उसमें एक आपका इंडिया भी आता है. ठीक है, अभी तक हमने 45,000 species of plant and approximately twice the number of animal species have been identified and named. 45,000 प्लांट और 90,000 90,000 एनिमल्स को हमने आइडेंटिफाई करके नेम कर दिया है. ठीक है, अगर हम रॉबर्ट मे के एस्टिमेट को इंडिया में अप्लाई करें, रॉबर्ट मे कहता है वी हैव 7 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया. तो कहता है कि अगर हम रॉबर्ट मे के एस्टिमेट को इंडिया में अप्लाई करें, ठीक है, देन number of species or percentage of species identified so far is only 22%. माने इंडिया के टोटल डाइवर्सिटी का हमने सिर्फ 22% ही आइडेंटिफाई करके नेम किया है. ठीक है, and more than 1 lakh species of plant and 3 lakh species of animals are yet to be discovered and named. मतलब 1 लाख प्लांट स्पीशीज और 3 लाख एनिमल स्पीशीज को अभी हमें डिस्कवर करके नेम करना है इंडिया में. इतना डाइवर्सिटी आपके पास है. समझ गए? थ्रो डाउन. India accounts for 2.4% of total land mass of world. 2.4% of total land mass of world. But it accounts for 8.1% of global diversity. 8.1% of global diversity. And that's why India is one of the 12 mega diversity center of the world. India is one of the 12 mega diversity center of the world. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. So far 45,000 species of plants. So far 45,000 species of plants and twice the number of animal species. Have been identified and named in India. Have been identified and named in India. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. If Robert May estimate is applied in India, Robert May estimate is applied in India, only 22% of Indian diversity, only 22% of Indian diversity have been identified and named, and more than 1 lakh species of plants, and 3 lakh species of
3 lakh species of more than 3 lakh species of animals, more than 3 lakh species of animals are yet to be discovered and named. Are yet to be discovered and named. देख लिया? Are yet to be discovered and named. लिख लिया? क्लियर सबको? हो कि भाग गए भाई सब? Okay. Now, next heading is patterns of biodiversity. Next heading is patterns of biodiversity. दो पैटर्न हमें पढ़ना है. एक है हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट और दूसरा है हमारा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप. ठीक है. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या कहता है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ये कहता है कि जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो डिक्रीज करता जाएगा. मतलब मैक्सिमम डाइवर्सिटी यू विल फाइंड एट इक्वेटर एज देयर इज इंक्रीज इन हाइट, नंबर ऑफ स्पीसीज विल डिक्रीज. जैसे कि अगर आप बर्ड स्पीसीज का नंबर देखें तो कोलंबिया जो है, कोलंबिया फॉल्स इन ट्रॉपिक. इट हैज 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड. 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ पे जो इक्वेटर आपका एग्जिस्ट करता है, अगर आपको याद होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो कोलंबिया वहीं पे लाई करता है. तो कोलंबिया में वी हैव 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड. उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे 41 डिग्री पे, तो वहां पे जो है आपका वो आ जाता है न्यूयॉर्क. इट हैज 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. उससे ऊपर पोल पे जाइएगा 71 डिग्री पे, तो वहां ग्रीनलैंड है. इट हैज ओनली 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. तो आपने 1400 स्टार्ट किया और पोल पे जब पहुंचे तो 56 स्पीसीज रह गया. ठीक है. और यहां पे एक चीज और क्या है कि इंडिया जो है मेनली सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में फॉल करता है एंड इट हैज अप्रॉक्सिमेटली 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. ठीक है. सिमिलरली अगर आप ट्रॉपिकल इक्वाडोर को देखें, इक्वाडोर एक कंट्री है लैटिन अमेरिका में जहां पे गैलापागोस आइसलैंड है, जहां पे डार्विन ने वर्क किया था. तो जो इक्वाडोर है, इट हैज 10 टाइम्स मोर स्पीसीज ऑफ वास्कुलर प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ और मिड वेस्ट ऑफ यूएसए. ठीक है. अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है कहां पे? तो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिक्स में और भी अमेजोन रेन फॉरेस्ट में. जब आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट को देखिएगा तो इट हैज 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स. ठीक है. 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस, 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. ठीक है. 427 स्पीसीज ऑफ 427 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, 427 स्पीसीज ऑफ amphibians, 378 species of reptiles and more than 1,25,000 species of invertebrates. ठीक है. तो पूरे कहानी में ये पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको ट्रॉपिकल एरिया में मिल रहा है. अब ये क्वेश्चन आता है कि भैया क्या कारण है कि ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी हमें मिल रहा है? तो इसके पीछे 3 हाइपोथेसिस है व्हाई वी फाइंड मोर डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया, स्पीसीज डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर एरिया. पहला जो हाइपोथेसिस है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है इसको, डाइवर्सिटी को, और लास्ट वाला हाइपोथेसिस जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है. तो पहला हाइपोथेसिस ये कहता है कि जो स्पीसीएशन है, स्पीसीएशन और क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, इज फंक्शन ऑफ टाइम. मतलब स्पीसीज बनने के लिए हमें समय चाहिए. अगर आप देखेंगे तो जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन जो है दैट रिमेन कांस्टेंट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, दैट प्रोवाइडेड इनफ टाइम फॉर स्पीसीएशन. Whereas in temperate area there is frequent glaciation in past.
मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे मोरलेस कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है, जबकि टेम्परेट एरिया में आप जब जाएंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, पास्ट में फ्रीक्वेंट बर्फ जमा ग्लेशिएशन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ये ना टाइम नहीं मिला एक्सपीसिएशन के लिए। तो पहला कारण ये है, ठीक है। उसके बाद कहता है जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल कंडीशन है इट इज लेस सीजनल एंड मोर प्रिडिक्टेबल। सीजनल वेरिएशन नहीं है ट्रॉपिकल एरिया में, प्रिडिक्टेबल है, एंड दैट प्रोवाइड टाइम फॉर निश स्पेशलाइजेशन, कि कोई ऑर्गेनिज्म वहां रहे और वहां सारे अपने फंक्शन करे, ठीक है, तो उसके लिए उसको टाइम मिलता है, तो वो रहना पसंद करेगा वहां पे। दैट कॉन्ट्रीब्यूट डाइवर्सिटी। तीसरा कहता है कि भाई इतना ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज है तो उसको सस्टेन करने के लिए वी रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास, ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास के लिए हमें चाहिए हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हाई अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए अबंडेंस ऑफ रेनफॉल एंड अबंडेंस ऑफ सनशाइन। The tropical area is characterized by abundance of rainfall and abundance of sunshine. As a result, the plants there can produce large amount of biomass, which can sustain such large number of individual. ये थर्ड वाला जो है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, पहला दो जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट करता है। कहानी समझ में आया कुछ कि मुझे ही समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। ये कहता है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ऐसा क्या कारण है कि जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेट एरिया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब देखो इसके पीछे इकोलॉजिस्ट लोगों ने तीन हाइपोथेसिस दिया, तीन। पहला दो हाइपोथेसिस जो है इसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है, और तीसरा हाइपोथेसिस को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, क्यों डाइवर्सिटी वहां पे ज्यादा है। पहला ये हाइपोथेसिस ये कहता है कि भाई जो स्पीसीएशन है, क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज है, उसको टाइम चाहिए उसके लिए, दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, एंड ट्रॉपिकल एरिया रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एंड दैट प्रोवाइडेड एनफ टाइम फॉर स्पीसीएशन। ट्रॉपिकल एरिया में कोई चेंज वेंज नहीं आया, जिसके कारण टाइम मिल गया और स्पीसीज नया आ गया। वेयर एज जो टेम्परेट एरिया है दैट हैव अंडरगॉन ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन मतलब बर्फ जमना, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन पास्ट, तो जो इन्वायरमेंट कंडीशन था वो चेंज होता रहा, तो स्पीसीज के लिए टाइम नहीं मिला, पहला, ठीक है। दूसरा रीजन कहता है, दूसरा रीजन ये कहता है कि भाई जो ट्रॉपिकल एरिया है इट इज लेस सीजनल एंड मोर प्रिडिक्टेबल। सीजनल वेरिएशन होता ही नहीं है ट्रॉपिकल एरिया मोर लेस, और प्रिडिक्टेबल हमें पता है कैसा मौसम रहेगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि निश स्पेशलाइजेशन के लिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहा है तो वहां पर रह पाए और अपना फंक्शन कर पाए, उसके लिए एनफ टाइम मिला, ठीक है। दे गॉट एनफ टाइम फॉर निश स्पेशलाइजेशन। तो जब निश स्पेशलाइजेशन के लिए एनफ टाइम मिला तो ऑब्वियसली डाइवर्सिटी बढ़ेगा, वहां पर रहना पसंद करेंगे लोग, ठीक है। ये दो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तीसरा ये कहता है कि जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे अबंडेंस ऑफ रेनफॉल और अबंडेंस ऑफ सनशाइन है, और लार्ज अमाउंट बायोमास प्रोड्यूस होगा, इसके कारण फोटोसिंथेसिस के लिए फेवरेबल कंडीशन है, और इतने लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को सस्टेन करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास चाहिए, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पॉसिबल है, इसलिए वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। समझ में आया कि मैं ही समझा? सबको समझ में आया? कोई कह रहा है बी पॉइंट, बी पॉइंट मतलब सेकेंड पॉइंट जो है ना, सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो लेस सीजनल एंड मोर प्रिडिक्टेबल है, वहां सीजनल वेरिएशन नहीं है, ठीक है, और प्रिडिक्टेबल है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म वहां पर रहना चाह रहा है तो उसको मौका मिलता है निश्चिलाइजेशन करने का, क्योंकि अगर मान लो वो गर्मी में गया और उसका ठंडा हो गया, उसका फिर बारिश हो गया, ऐसा तो है नहीं, वहां पे एक ही तरह का मौसम वहां चलता है, तो उसको टाइम मिलता है कि वहां रह के अपने काम कर सके। तो अब उसको पसंद आ जाएगा तो वहां पर रहेगा, तो ऑब्वियसली स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा वहां पे। समझ में आया? सबको क्लियर है? चलिए चलो डाउन, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट।
As we move from equator towards pole, as we move from equator towards pole, there is decrease in species diversity. There is species decrease in as we move from equator towards pole. There is decrease in species diversity. For example, for example, Colombia in 23.5 degree north and 23.5 degrees south. Colombia, which is located at equator, Colombia, which is located at equator, have 1400 species of birds, 1400 species of birds. New York, 41 degree north. New York, 41 degree north have 105 species of birds. 105 species of birds. Greenland, in bracket write down, 71 degree north have 56 species of birds. Have 56 species of bird. Next one लिखिए India. India, which mainly falls in tropical latitude, have 1200 species of birds. India, which mainly falls in tropical latitude, have 1200 species of birds. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इक्वाडोर. Ecuador, which falls in at equator, which falls at equator, have 10 times more species of vascular plants than Midwest of USA. 10 times more species of vascular plants than Midwest of USA. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए maximum diversity on planet Earth is found in Amazonian rainforest, found in Amazonian rainforest. It has 40,000 species of
plants, 3000 species of fishes, 1300 species of birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles, and more than 1,25,000 species of invertebrates. More than 1,25,000 species of invertebrates. And there might be more than 2 million species of insects. There might be more than 2 million species of insects waiting to be discovered and named. There might be more than 2 million species of insects waiting to be discovered and named. Head on next again. Ecologist and evolutionary biologist proposed various hypotheses. Ecologist and evolutionary biologists proposed various hypotheses for more diversity in tropical area, Broadly, there are three major hypotheses. Broadly, there are three major hypotheses. Broadly, there are three major hypotheses. Out of which, broadly, there are three major hypotheses. Out of this, first two contributes directly in species diversity. Contribute directly in species diversity. Whereas last one indirectly contributes. For more species diversity. First hypothesis लिखिए. Speciation is function of time. Speciation is function of time. Temperate area have undergone frequent glaciation.
frequent glaciation in past, frequent glaciation in past, whereas tropical area remained undisturbed for millions of years, remained undisturbed for millions of years, thus provided enough time for species diversification, thus provided enough time for species diversification. ठीक है, लिख लिया. Tropical areas less seasonal and more or less constant and predictable. Tropical area is less seasonal and more or less predictable and constant, more or less constant and predictable. With respect to temperate area, which helped in niche specialization, which helped in niche specialization, thus provided time for, or thus resulted in species diversification, thus resulted in species diversification. ठीक. Now, third, this hypothesis indirectly contribute for more diversity in tropical area, indirectly contributes for more diversity in tropical area, that is, in order to sustain such large number of individuals, high amount of biomass is required. And tropical area is characterized by abundance of rainfall and abundance of sunshine, which results in higher rate of photosynthesis,
As a result, high amount of biomass is produced. As a result, high amount of biomass is produced. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. नेक्स्ट हेडिंग इज स्पीसीज एरिया relationships. Species area relationship. ठीक है, that will do in next class. Okay. Okay. Thank you.